आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 15 बेसिक लीगल वर्ड्स। ये वीडियो सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए है या फिर उनके लिए जिन्होंने लॉ तो कर ली है बट हिंदी मीडियम से की है। तो आज हम इंग्लिश के अंदर यूज होने वाले यानी कि लॉ के अंदर यूज होने वाले बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे, उनको इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं। तो इस वीडियो का पार्ट 1 हम बनाने जा रहे हैं, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एटसेट्रा हम लेके आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक वर्ड इन लॉ इज प्लेंटिफ। देखिए, प्लेंटिफ को हिंदी में वादी कहते हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हिंद हैं और हिंदी मीडियम से अपनी लॉ कर रहे हैं तो आपको पता लगेगा वादी है। वादी को इंग्लिश में आप कह सकते हो प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ कौन होता है? एक इंडिविजुअल जो अपना सूट सिविल कोर्ट में यानी कि सिविल नेचर का लेके जाता है, उसे कहते हैं प्लेंटिफ, यानी एग्रीव्ड पार्टी। बेसिकली उसे प्लेंटिफ कहते हैं सिविल सूट के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्लेंटिफ फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी, यानी कि वादी ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। तो आपने पहला वर्ड क्या सीखा? प्लेंटिफ। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वादी को आप सीख सकते हो, इंग्लिश में कहते हैं प्लेंटिफ। द नेक्स्ट वर्ड इज डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मीन्स प्रतिवादी। अब प्रतिवादी कौन होता है? अब डिफेंडेंट दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ सूट लाया जाता है। सूट बेसिकली लॉ टर्म में कहते हैं इसे, इसको भी आप सीख सकते हो। सूट का मतलब होता है केस फाइल करना। तो अगर किसी के खिलाफ सूट लाया जाता है तो ये जो इंडिविजुअल है, ये जो इंडिविजुअल आपको दिख रहा है, इसे कहोगे आप डिफेंडेंट। अब मान लीजिए ये इंसान है, ये सूट लेके गया, इसके खिलाफ लेके गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लेंटिफ और ये हो जाएगा डिफेंडेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। द डिफेंडेंट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, यानी कि जो प्रतिवादी है न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इन दी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन लॉ इज एविडेंस। एविडेंस जिसे हिंदी में साक्ष्य भी कहते हैं। अब एविडेंसेस क्या होते हैं? जिसके बेस पे आप अपना सूट को सस्टेन कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं एविडेंसेस। कोर्ट कहते हैं ना, लाइए एविडेंसेस लाइए, तो उसे कहते हैं हिंदी में साक्ष्य। द लॉयर सबमिटेड न्यू एविडेंसेस इन द केस, यानी वकील ने मामले में नया साक्ष्य प्रस्तुत किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंध। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेसिकली दो पार्टी या दो से ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 2, 3, 4, 5 कोई बड़ी। अब ये जब आपस में किसी वर्क पे या फिर किसी अदर चीज पे करने के लिए अदर ओके, अदर चीज को करने के लिए आपस में आती हैं और उसके बेस पे ये रिटन डॉक्यूमेंट बनाती हैं, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। देखो, लॉ के अंदर आप जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग प्रकार के आपको मिलेंगे, उस पर नहीं जाते हैं। अब हम सिंपल सा वर्ड समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो पार्टीज आपस में बनाती हैं और वो बाध्य होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो बाइंडिंग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द साइंड इट शुड बी दे, टाइपिंग एरर। दे साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड, यानी कि उन्होंने भूमि बिक्री के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें। आने वाली वीडियोस में मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हम लॉ से रिलेटेड इंग्लिश, यानी कि बेसिकली आई शुड राइट दिस लीगल इंग्लिश, जो अक्सर लॉ स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है, इस पे लेसन्स लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो या फिर अगर आप कोई भी लीगल इंग्लिश से रिलेटेड लेसन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है टॉर्ट। अब लॉ के अंदर आप लॉ स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ टॉर्ट होता है। अब टॉर्ट को हम हिंदी में कहते हैं उत्पीड़न या फिर नागरिक अपराध। देखिए, आप
इसे अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं तो इस वे में समझिए, टॉर्ट क्या होता है, उत्पीड़न या फिर नागरिक अपराध। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, नेग्लिजेंस इज अ टाइप ऑफ टॉर्ट, यानी कि जो लापरवाही है वो एक तरीके का उत्पीड़न या फिर नागरिक अपराध है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ वन, वेरी कॉमन वर्ड, वर्डिक्ट। अब आप कहते हो डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन, बेसिकली कोर्ट के अंदर डिसीजन वर्ड का यूज ना करके यूज किया जाता है वर्डिक्ट का। तो जब भी कोई निर्णय या फैसले की बात होती है, लॉ ऑफ, यू कैन से लॉ ऑफ कोर्ट के अंदर यूज किया जाता है वर्ड वर्डिक्ट। यानी लीगल इंग्लिश के लिए एक वर्ड आप याद रखना, वर्डिक्ट। एग्जाम्पल, द जूरी गेव अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, यानी कि जूरी ने दोषमुक्त का निर्णय दिया। ओके गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स कि जो हमारी कॉमन इंग्लिश है और जो हमारी लीगल इंग्लिश है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वो बहुत डिफरेंट है आपकी कॉमन इंग्लिश से। इसीलिए बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को या फिर न्यू लॉयर्स को इंग्लिश में बहुत परेशानी आती है। वेदर आप, अगर आप ड्राफ्टिंग करते हो, और ड्राफ्टिंग अगर स्पेशली आप हिंदी मीडियम से और आपको इंग्लिश में कोई ड्राफ्ट करने के लिए बोलते तो आपको बहुत परेशानी आती है। तो इस चैनल में बने रहिए, आपकी सारी परेशानियां लीगल इंग्लिश से रिलेटेड दूर होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज अपील। अपील को इंग्लिश में या हिंदी में आप अपील ही बोलते हैं। अपील बेसिकली होता है कि आप हो, ये कोई और है, इन भाई साहब ने इन भाई साहब के ऊपर केस कर दिया, ये भाई साहब हार गए और ये भाई साहब जीत गए। अभी जो भाई साहब हारे हैं ये खुश तो होंगे नहीं, ही मस्ट बी सैड। अब जब ये सैड हैं तो ये इनके पास ऑप्शन होता है कि हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में जाने का और वहां पे अपील करने का, तो उसे कहते हैं अपील। ही मेड एन अपील टू द हाई कोर्ट, यानी उसने उच्च न्यायालय में अपील की। द नेक्स्ट वर्ड इज बेल। बेल मीन्स जमानत, बहुत कॉमन वर्ड है जमानत। अब जमानत क्या होती है, लॉ के हिसाब से तो बहुत सारी टाइप्स में होती है, बट आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ जमानत क्या होती है। ये भाई साहब ये जेल की सलाखों के पीछे हैं, ये जाते हैं जज साहब के पास, जज साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जज साहब कहते हैं नहीं नहीं ये भाई साहब इनोसेंट है, इनको छोड़ दो, और ये फिर जाके यहाँ पे खुश हो जाते हैं, वाह, तो इनको क्या मिल गई, जमानत मिल गई। द एक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन बेल, आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया। तो नेक्स्ट वर्ड आपने सीखा बेल यानी जमानत। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, विटनेस। विटनेस यानी गवाह। गवाह कौन होते हैं, गवाह बताते हैं कौन होते हैं। ये भाई साहब एक्यूज हैं, एक्यूज कौन होते हैं, मतलब कि जिसके ऊपर आरोप लगा होता है। अब इनको कर्म कांड करते हुए किसने देखा, ये भाई साहब कहते हैं भाई साहब हमने अपनी इन दो आंखों से देखा, तो ये क्या हो जाएंगे, वी विटनेस हो जाएंगे, गवाह हो जाएंगे। द विटनेस टेस्टिफाइड इन कोर्ट, गवाह ने न्यायालय में गवाही दी। आई होप आपको समझ में आया होगा विटनेस कौन होता है, गवाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, विटनेस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, टेंथ, क्लॉज, यानी कि धारा या फिर प्रावधान। क्लॉज, धारा, प्रावधान आप समझते होंगे क्या होती है भाई, कोर्ट के अंदर क्या कहते हैं, एक होता है सेक्शन, सेक्शंस अलग होते हैं, देखिए सेक्शंस अलग होते हैं, क्लॉज अलग होते हैं, आर्टिकल्स अलग होते हैं, बट अभी अभी आप हिंदी में समझिए, अगर आप प्रावधान की बात कर रहे हैं, धारा को तो आप सेक्शन भी कह सकते हैं, तो अगर मैं प्रावधान की बात कहूं तो प्रावधान को आप क्लॉज कह सकते हैं। देयर इज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध में मध्यस्थता का प्रावधान है। बेसिकली प्रावधान ही कहो आप, क्योंकि धारा तो सेक्शन भी हो जाती है, तो जब प्रावधान की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्लॉज। ये वाला क्लॉज मत समझ लेना, ये क्लोज होता है, क्लोज मीन्स बंद, बंद है भैया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, बट उससे पहले गाइस एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो अगर आपने अभी तक नहीं की है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाओ। अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, आप चाहते हैं वो भी आपकी तरह इंग्लिश सीखे, तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, 11, ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स अपराध। अब अपराध क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर हम बताते हैं। ये भैया हैं, इन भैया ने इनको देखा और इनको लगा कि हो ये तो बहुत अमीर है, ये इनके पास गए, अपनी
खतरनाक सी तलवार या चाकू लेके। इन्होंने कहा इनको कि ला भाई सारा पैसा मुझे लौटा दे। तो इन्होंने क्या किया, ये जो ए भैया हैं इन्होंने बी भैया को लूट लिया। तो ए भैया ने क्या किया, अपराध किया। तो ये ऑफेंस है। अब ये ऑफेंस कौन सा है, लॉ की लैंग्वेज में कौन सा ऑफेंस कहेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलना। थेफ्ट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, यानी कि चोर एक, चोरी नहीं, चोर तो पर्सन होता है, चोरी दंडनीय अपराध है। होता है ना, मेट्रो में आप जाते हैं, आप सुनते हैं यहाँ वहां ये सब करना दंडनीय अपराध है। सो वेरी अवेयर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जुरिस्डिक्शन। ओहो, अधिकार क्षेत्र। अब जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ये हमारे जज साहब हैं, ये बैठे हुए हैं, या फिर ये मान लीजिए कोर्ट है, इसे हम कहते हैं कोर्ट। कोर्ट है। अब इस कोर्ट के अंदर कौन कौन आ सकता है, कहाँ कहाँ तक का इंसान आ सकता है, या फिर कितने पैसे का केस इस कोर्ट के अंदर आ सकता है, कितने दूर का आ सकता है, उसे कहते हैं जुरिस्डिक्शन। लॉ के अंदर आप जानते होंगे पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में, वो तो हम नहीं बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो उसे कहते हैं जुरिस्डिक्शन। द कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन, यानी कि कोर्ट का कोई क्षेत्र अधिकार नहीं है ओवर दिस मैटर, यानी कि इस मैटर को, ये जो केस है, इस केस को इस कोर्ट के अंदर नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि क्षेत्र का, सॉरी, इस कोर्ट का इस केस को चलाने के लिए अधिकार नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है। इस मामले पर न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हिंदी। लेट्स मूव ऑन टू द 13th, लिटिगेशन, मुकदमा। अब लिटिगेशन क्या होता है, अपने हिंदी में बोलते हैं ना, मुकदमेबाजी, ताशबाजी, जुआबाजी, ऐसे ही मुकदमेबाजी भी होती है। अब मुकदमेबाजी क्या होती है, ये भैया हैं ए, ये भैया हैं बी। ए को लगा बी ने उनके साथ गलत किया, ए कहाँ पहुंच गए, ए हमारे ये जस्सा बैठे हैं कोर्ट के अंदर, ए आ गए ये मुकदमेबाजी करने कि भैया आओ हम तुम पे मुकदमा करेंगे। अब बेसिकली लॉ टर्म में लिटिगेशन का वर्ड मुकदमा करने के लिए होता है, यानी कि जो लॉयर्स कोर्ट के अंदर केस, ये सब जो चीजें मैनेज करते हैं, सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, उन्हें कहते हैं लिटिगेटर, जो लिटिगेशन के अंदर जाते हैं। मुकदमाबाजी मतलब आप पर्सनली भी कर सकते हो, बेसिकली आप किसी लॉयर को या एडवोकेट को हायर करते हो। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन लिटिगेशन ओवर प्रॉपर्टी, वे संपत्ति को लेकर मुकदमे में शामिल हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 14th, कंसेंट, सहमति। सहमति को हम इंग्लिश में कहते हैं कंसेंट, यानी कंसेंट देना। ओके अब ये आप अपनी नॉर्मल इंग्लिश में यूज करोगे, आप करोगे अग्री होना। अरे अग्री होने में और कंसेंट में किसका फर्क है, लीगल इंग्लिश का फर्क है, समझो किसका फर्क है, लीगल इंग्लिश का फर्क है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब अगर लॉ स्टूडेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, आप नॉर्मल ऐसी इंग्लिश यूज नहीं कर सकते, यू मस्ट यूज सच वर्ड। द कोर्ट हैज नॉट गिवन इट्स कंसेंट, यू हैड नो प्रायर कंसेंट, यानी आपके पास कोई सहमति नहीं थी, मीन्स यू डिड नॉट हैव एनी कंसेंट, अब यू डिड नॉट हैव एनी एग्रीमेंट, और सच ऐसे वर्ड यूज मत करना। द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड विद म्यूचुअल कंसेंट। अब यहाँ पे अगर आप नॉर्मल इंग्लिश लिखते हो तो आप कोई भी नॉर्मल इंग्लिश वाला स्टूडेंट ऐसे लिख देता है इसे, द कॉन्ट्रैक्ट, ओके दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड विद म्यूचुअल एग्रीमेंट। अरे म्यूचुअल एग्रीमेंट अलग होता है कोर्ट के अंदर, मतलब लॉ के अंदर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वर्ड ऑफ द डे, ब्रीच। ब्रीच मीन्स उल्लंघन, आप उल्लंघन करोगे, कोई उल्लंघन करता है उसे कहते हैं ब्रीच कर दिया। ओके ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का उल्लंघन किया। ओके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया, तो उसे कहते हैं ब्रीच। यानी कि ये भाई साहब हैं, भाई साहब ए, और ये भाई साहब हैं, इन बार इन्हें बहन जी बना देते हैं, छुट्टियां बना देते हैं इनकी। ओके ये बी है, ए ने कहा तुम मुझे ये सामान दे दो, तुम मुझे ये एप्पल दे दो, एप्पल तो बड़ा खतरनाक, ऑरेंज दे दो, सफेद ऑरेंज दे दो। बी ने इनको ऑरेंज दिए, बट ए ने इनको पैसे देने से मना कर दिया, यानी कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई तुम मुझे ऑरेंज दोगे मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ए ने ऑरेंज लेके खा लिए सारे, बट बी को कुछ भी नहीं दिया। तो इन्होंने क्या किया, जो ये कॉन्ट्रैक्ट था इसका उल्लंघन किया, ब्रीच किया। ही वाज सूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखा नीचे आ गया, उस पर अनुबंध के उल्लंघन का मुकदमा किया गया। तो गाइज आपने देखा इस वीडियो के अंदर ये 15 वर्ड्स थे, ये बहुत ही बेसिक वर्ड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट है, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं गाइस, लॉ स्टूडेंट्स या फिर lawyers, even lawyers, I wouldn't say that it's not important for lawyers. Every lawyers
मस्ट नो सच वर्ड्स, दीज आर वेरी बेसिक वर्ड्स, क्योंकि ये लीगल वर्ड्स हैं भाई साहब, लीगल वर्ड्स, लीगल वर्ड्स। सो यू मस्ट नो सच थिंग्स गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। कमेंट्स के अंदर आप बता सकते हो कि आपको लीगल इंग्लिश में कहाँ पे परेशानी आती है, किस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।